नमस्कार, मैं मनीषा शर्मा द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मशहूर उद्योगपति सुभाष काबरा जी से, जो समाज सेवी भी हैं और सक्रिय राजनीतिज्ञ भी हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से टिकट की दावेदारी करने वालों में सुभाष काबरा जी का भी नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ सुभाष काबरा जी से। सुभाष जी, आपका द डेजर्ट एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में हार्दिक स्वागत है। आज इस डेजर्ट एक्सप्रेस के माध्यम से पूरे दर्शक उत्तर विधानसभा या जो भी सुनने वाले हैं उन सबको मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। आज 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता का जो ईयर है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सुभाष जी, आपकी जो छवि है एक उद्योगपति के तौर पर भी है, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर भी है, एक समाज सेवी के तौर पर भी है। आप एक साफ सुथरी छवि के मालिक भी हैं। तो हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आपकी राजनीतिक जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कैसी रही। देखिए, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मेरा जो जन्म है वो यहीं के पास में गांव श्रीनगर से है और मेरी राजनीतिक जो प्रारंभ है वो जनसंघ के टाइम का है, जब 1980 से लेकर 84 तक या उसके बाद तक छोटे छोटे राजनीतिक कार्य करने से रही। और 89 में जब राजा सिंह जी चुनाव लड़ने आए थे तो तब हमने उनको गांव में सिक्कों से तोला था। और 95 से 2000 के बीच में मुझे वहाँ पर मंडल अध्यक्ष का जो दायित्व दिया गया था उसमें पहली बार पंचायत समिति श्रीनगर में प्रधान बनाने का जो सौभाग्य मिला है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मिला है। और उसके बाद में 95 से लेकर 2003 तक जितने भी चुनाव रहे हैं उन चुनावों में मुख्य चुनाव अपने एजेंट जो होता है प्रत्याशी का वो मुझे दायित्व दिया गया है और प्रभारी होने के नाते कार्य किया गया है। उसके बाद में 2003 से अजमेर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता से राजनीति क्षेत्र में मेरे को काम करने का अवसर मिला है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 2008 और 13 में ग्रामीण क्षेत्र का मुझे संयोजक बनाया गया और उत्तर विधानसभा में ही योग शिविर में मुझे संयोजक बनाया गया। और यहाँ तक भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे एडीए का दायित्व देने के लिए भी अजमेर से ही मुझे नाम भेजा गया। तो राजनीतिक सक्रियता तो बहुत लंबे समय से है और उसके साथ साथ में सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य की अनेक इतनी लंबी टैरिफ है कि अगर आप मैं गिनाना जाऊंगा तो बहुत लंबी होगी। लेकिन मेरा मन भाव एक ही है कि हम जनता के लिए, जरूरतमंदों के लिए जब भी खड़ा हो सकें हम खड़े होने का प्रयास करते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति कहती है और यही हमारे दिए हुए हमारे गुरु पिता और माता जी का हमको आशीर्वाद है कि उसी काम को लेकर हम आगे कार्य करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। सुभाष जी, आप नसीराबाद की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, आप अजमेर उत्तर विधानसभा की राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों से आपकी सक्रियता सामने आई है। तो ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से आपने सिर्फ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की? देखिए, मैं नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 2003 से पहले रहा हूँ और उसके बाद में निरंतर में 2003 से लेकर 2022 तक उत्तर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। यहाँ हमारे सभी आज के ज़माने के युवा साथी, आज के ज़माने के सभी वर्ग के लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। इसी कारण से मुझे बिल्कुल स्पष्ट ये दिख रहा है कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है और उसमें उन लोगों का मन भाव है कि मेरे को वो आशीर्वाद देना चाहते हैं। सुभाष जी, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र जहां से आप दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, यहां से बीजेपी से विधायक वासुदेव देवनानी, डिप्टी मेयर नीरज जैन,
पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, दिग्गज नेता जो हैं वो दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी आश्वस्त हैं कि पार्टी के द्वारा उन्हें मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का। ऐसे में आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, इस बार चूंकि माननीय देवनानी जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और 2003 में जब आप अजमेर में आए थे तब हम उन्हें अजमेर वाले कोई नहीं जानता था, लेकिन पार्टी संगठन ने उनको अजमेर का एक सर्वमान्य नेता बनाया है। गत 2018 के चुनाव में जो परिस्थितियां थी उसमें मैं उनके 13-18 सभी चुनाव में मैंने सक्रियता से काम किया है। तो माननीय भाई साहब ने कहा था कि भाई मेरा अंतिम चुनाव है, ये किसी भी हालत में लूज नहीं होना चाहिए, इसमें पूरी ताकत लगा के हमको जीतना है। हमने पूरी ताकत लगा के वो चुनाव को जीता और हमको लगा कि अब चूंकि भाई साहब ने कहा है, माननीय देवनानी जी ने, कि मेरा अंतिम चुनाव है, अखबारों में भी आया था, लोगों की चर्चा भी थी, तो हमें दूसरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे सुरेंद्र जी शेखावत हो, नीरज जी हो, जो भी जुझारू कार्यकर्ता है जो अजमेर को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान कायम कराने में अपना अगर अहम योगदान देते हैं तो उस सभी में पार्टी जिसको भी जिम्मेदारी देगी उसके साथ हम एकजुटता के साथ में हम काम करने वाले हैं। सुभाष जी, आप पहली बार में ही अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के तौर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है एक राजनेता में क्या गुण होने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मेरी गांव की पृष्ठभूमि है और मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनेता में जो जनता के जुड़ाव के जो सब्जेक्ट है, जनता के पीड़ा के जो सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट की अपडेट होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज हमको लग रहा है ना कि कंस्ट्रक्शन गलत हो गया, निर्माण ये गलत हो गया, तो इसके पीछे कारण है कि राजनेताओं को निर्माण के बारे में भी, कंस्ट्रक्शन के बारे में समझ होनी चाहिए, ज़मीन जायदाद के बारे में समझ होनी चाहिए, उद्योग के बारे में समझ होनी चाहिए, राजनेताओं को रोजगार से लेकर संबंध होनी चाहिए, गरीब काश्तकार को लेकर समझ होनी चाहिए और साथ साथ के अंदर उद्योगों को लेकर कि हम अजमेर का कैसा विकास करें, ये सब के साथ साथ में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी समझ होनी चाहिए। लेकिन एक क्षेत्र के बजाय सभी क्षेत्रों में समझ रखने वाला व्यक्ति अगर है, कॉम्बो अगर कोई है, तो इस पूरी टीम में ग्रामीण और शहर की दोनों तरफ की ध्यान में रखने वाला अगर कोई आपके सामने प्रस्तुत है तो वो सुभाष काबरा का नाम है। देखिए, पिछले चुनाव में देवनानी जी ने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है और इस बार भी वो अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि देवनानी हटाओ अभियान जो ये लहर चल रही है, देवनानी हटाओ, क्योंकि 20 साल से विधायक वासुदेव देवनानी विधायक के पद पर काबिज हैं, तो ये जो देवनानी हटाओ अभियान चल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देवनानी जी हटाओ अभियान के बारे में तो मैं आपको बहुत स्पष्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये जरूर है कि अजमेर की जनता परिवर्तन चाहती है, नया चेहरा चाहती है और नए चेहरे के साथ साथ में जुझारू नेता चाहते हैं। देवनानी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको प्रदेश के काम, राष्ट्र के काम करने में भी समय नहीं मिलता है, तो फिर वो प्रदेश और राष्ट्र का काम भले ही करें, लेकिन अजमेर की जनता तो एक जुझारू कार्यकर्ता की अपेक्षा कर रही है और उस अपेक्षा में उनके दुख दर्द में खड़ा होने वाला व्यक्ति की वो अपेक्षा रखते हुए तलाश कर रही है और ऐसी तलाश में जो भी व्यक्ति होगा उसको अवसर जरूर मिलेगा। सुभाष जी, आप विधायक वासुदेव देवनानी के साथ में सक्रिय राजनीति कर चुके हैं, उनकी सक्रिय राजनीति का एक हिस्सा रहे हुए हैं। ये बात कई बार सामने आ चुकी है कि विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ की जनता कहीं ना कहीं विधायक वासुदेव देवनानी की कार्यशैली, उनके कार्यकाल से असंतुष्ट है। तो जब आप उनके साथ में ग्राउंड लेवल पर काम कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से जनता अभी भी असंतुष्ट है? देखिए, अपेक्षाएं पे खरा उतरना के साथ साथ में उनको जानकारी मिलना। मैं तो इस बारे में इतना कह सकता हूँ कि कुछ लोग हैं जो ठीक से देवनानी जी को क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी नहीं दे पाए। ये उनसे एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि हमारे क्षेत्र में
अजमेर में उत्तर विधानसभा में विकास की बहुत संभावनाएं थी और आज भी है। तो हम ये चाहते हैं कि अब नया चेहरा आकर और इन जिम्मेदारियों को लेकर कार्य को पूरा करें। तो सुभाष जी, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि देवनानी जी में राजनीतिक गुणों की कमी है? एक राजनेता के तौर पर जो गुण होने चाहिए व्यक्ति में, उनकी कमी है, जिसकी वजह से जनता उनसे असंतुष्ट है? देवनानी जी के गुणों का आकलन तो नहीं करूंगा, लेकिन एक राजनेता में सर्वगुण होने चाहिए। और वो मैंने अभी आपको जानकारी में दिया है कि बहुत बॉटम लेवल पे अब जानकारी होनी चाहिए। आज एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि यहाँ अजमेर का रेवेन्यू रिकॉर्ड इतना खराब है जिसकी वजह से यहाँ कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है। हम उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अजमेर का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र की वजह से यहाँ का सीवरेज की सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, सप्लाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और यहाँ तक कि प्रशासन राजनीतिक लोगों से भय नहीं रखते हैं। इसका एक कारण भी बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण से भी यहाँ कार्य शीघ्रता से, गति से नहीं होते। तो इसलिए उत्तर विधानसभा में तो अब एक मजबूत दावेदार के रूप में हमें आकर काम को संभालना चाहिए। सुभाष जी, जो अन्य दावेदार हैं, जैसे मैं बात करूं नीरज जैन की, जो अजमेर को एक इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशनल हब के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं। डॉक्टर कुलदीप शर्मा जो हैं वो अजमेर में मेडिकल टूरिज्म को डेवलप करना चाहते हैं। तो आप किस तर्ज पर अजमेर का विकास करना चाहते हैं? देखिए, अच्छी बात है, जो भी हमारे वरिष्ठ जन, हमारे नेता, हमारे मित्र बात कर रहे हैं, उस बात से कोई मैं अलग बात नहीं कहता हूं, लेकिन मैं मेरे विचार रख सकता हूं। अजमेर में अभी बहुत छोटे छोटे काम बाकी हैं। अजमेर में ये मानो कि आप अजमेर के अंदर अभी तो हम रोड, नाली, पानी और बिजली से ऊपर नहीं उठे हैं। हमारी राजनीतिक टारगेट ही क्या रहा है कि हमने किसी के हेडपम्प लगा दिए, हम प्रसन्न हो गए, हमने किसी का रोड बना दिया, हमने प्रसन्न हो गए। जबकि ये तो हम टैक्स जो देते हैं ना, उसके अगेंस्ट में सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि इन सबको तो करना है। उसके बाद में, ये सब होने के बाद में अजमेर को डेवलप करना है। आपको अजमेर डेवलप करने में एक बहुत सिंपल सा काम है, एक रिंग रोड बनाकर, ब्लॉक बनाकर उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एजुकेशन भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मेडिकल साइड में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अजमेर एक राजस्थान का ऐसा सेंटर सिटी है जिसमें कि औद्योगिक संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक ढंग से कार्य योजना नहीं बनने के कारण से आज अजमेर इंडस्ट्रियल पिछड़ा हुआ है। आज अजमेर क्षेत्र में अगर एक हम सेमिनार करने के लिए एक हमारी बड़ी योजना लाकर वहाँ पे मैं जब जिला उद्योग सलाहकार समिति में थे, अनेक मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं। आप उस समय के 50 लोगों से अब जानकारी करेंगे तो उस समय ये स्थितियाँ थी कि सारे प्रपोजल्स बनाए, उसमें कुछ तो हुए हैं, लेकिन हमारी राजस्थान में जो उस समय सरकार होते हुए भी हमारे राजनीतिक क्षेत्र के लोग वहाँ पर उपस्थिति नगण्य रही है। उस कारण से भी हमारा औद्योगिक क्षेत्र में रुचि नहीं रहने के कारण से भी हम जितना चाहते थे उतना विकास नहीं हुआ। सुभाष जी, अगर अजमेर की टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो टाउन प्लानिंग के विषय में ऐसा माना जाता है कि जो भी मास्टर प्लान किसी भी शहर का बनाया जाता है वो कभी 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आप यदि विधायक बनते हैं तो आप अपने कार्यकाल के अंदर अजमेर का मास्टर प्लान किस तरह से डिज़ाइन करवाना चाहेंगे ताकि अजमेर का ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके? आप जितना ईजी फैसिलिटी देंगे ना, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो मास्टर प्लान के लिए तो अभी मैंने बताया कि रिंग रोड बना के, ब्लॉक में हम फिक्स करेंगे कि यहाँ एजुकेशन सेंटर होगा, या मेडिकल सिटी होगी, या इंडस्ट्रियल होगा, यहाँ टूरिज्म होगा, और ऐसा सब मास्टर प्लान के अंदर फिक्स करके। आपने अभी क्या मास्टर प्लान बनाया है, जिसने वहाँ अप्रोच की उसके अकॉर्डिंग मास्टर प्लान बन गया। जिसने अप्रोच की मुझे कॉमर्शियल यहाँ कराना है, उसके कॉमर्शियल हो गई। जिसने अप्रोच नहीं की उसका उसी के एडजॉइनिंग कॉमर्शियल नहीं करके वहाँ पर दूसरा मिक्स यूज कर दिया, या उसके में रेजिडेंशियल कर दिया, या ओसीएफ कर दिया। मैं आपको अभी भी बता दूँ, लिंक रोड वाली जैसी जगह है, वहाँ पर मास्टर प्लान में शमशान शो किया हुआ है, जहाँ पर शिवाजी पार्क के सामने वाले एरिया को शमशान शो किया हुआ है मास्टर प्लान में। ऐसी
त्रुटियां मास्टर प्लान में हुई है। तो सबसे पहले मास्टर प्लान ठीक होना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना, बेस्ट प्लानिंग होना और प्लानिंग के साथ में एग्जीक्यूट करने की एजेंसियों को प्लान के साथ में बैठकर उनको टारगेट देकर उनसे काम कराना, यही तो राजनीतिक काम है। आज हमारे सम्मानीय मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो आपको टारगेट दे रहे हैं, टारगेट के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में टाइम शेड्यूल के साथ में, टाइम बाउंडेशन के साथ में जितने भी बड़े बड़े हमारे जो अभी प्रोजेक्ट लिए हैं, ये प्रोजेक्ट अगर अन्य सरकारों में होती तो 4-4 गुना टाइम लगता, जिन्होंने 1/4 टाइम के अंदर सारे प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। तो मेरा तो ये कहना होगा, टारगेट बड़ा होना चाहिए, बेस्ट प्लानिंग होनी चाहिए, टाइम फ्रेम पे काम होने का हमारा जज्बा हो तो रिजल्ट तो 100% बेस्ट आएगा ही। हमारे अभी क्या चल रहा है, जो हो गया सो हमारा, हमने सोचा क्या उससे कोई मतलब नहीं। तो जितना टारगेट लेके जाए उसमें से कितना काम कर पाए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सुभाष जी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का। अजमेर के अंदर आते आते तो इसकी मूल अवधारणा चेंज हो गई। प्रशासन को पता था कि अजमेर की सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एलिवेटेड रोड बना दिया गया। तो एलिवेटेड रोड के नीचे जितना व्यापारी वर्ग था वो सब आज परेशान हो चुका है, कहीं ना कहीं उनका व्यापार ठप पड़ चुका है। आप खुद एक व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एनजीटी ने अभी पाथवे और 7 वंडर्स पार्क तोड़ने के ऑर्डर जारी कर दिए। इन सबको बनाने में पैसा अजमेर की जनता का लगा है, हमारा टैक्स का पैसा लगा है। जहां इंदौर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सबसे आगे चल रहा है, तो अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को अप्लाई करने में, यहाँ लागू करने में ऐसी कौन सी खामियां थीं जिसकी वजह से अजमेर पिछड़ गया, जबकि यहाँ तो मूल अवधारणा तक लागू नहीं हो पाई? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर को राष्ट्रीय स्तर को समझते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एक पॉइंट मानते हुए उन्होंने जो बजट दिया है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने जनता का पैसा हमको दिया है और जनता ही उसकी जिम्मेदार है। तो अजमेर में जो एलिवेटर रोड बना है, इसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं थी। अगर इसका बेस्ट प्लान होता तो हमारे जो अगर कोई रोड लोड पड़ रहा है तो हमारे इसके सब्स्टिट्यूट निकाल के भी हम इसको काम में कर सकते थे। दूसरी बात रही है, इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ली है, उस कंस्ट्रक्शन के बजाय अजमेर को पूरे को स्मार्ट बनाना था। अजमेर को स्मार्ट बनाने के लिए जो अजमेर में कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे रूरल में कार्य करने वाले लोग हैं, तो रूरल को डेवलप करना था, अजमेर की रोडों को डेवलप करना था, अजमेर की कॉमन फैसिलिटीज़ को डेवलप करना था, ना कि एक जगह ही सीमेंट कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर कर वहाँ आने वाले कभी भी हादसा अगर हुआ तो सारा का सारा एरिया जाम हो जाएगा। और पाथवे और 7 वंडर और पाथवे में एक बात अभी भी नहीं समझ पाया कि हमारे यहाँ कानून सबके लिए समान होना चाहिए ना। जब कानून में यह है कि डूब क्षेत्र में वेटलैंड में कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो फिर हमारे यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जो संभ्रांत राजनीतिक लोग हैं, उनकी सोच कहाँ गई कि इन्होंने ये परमिशन दी, ये काम होने दिया, जिसकी वजह से आज अजमेर डूबने के कगार पे है। और एक जो भव्य और सुंदर जो झील थी, हमें उस झील को एक पानी का खड्डा जैसे बना दिया, जिसके अंदर लाखों टन मलबा डालकर और उनको पेमेंट कर दिया ठेकेदारों को। और ये बहुत बड़ा पाप किया है। और पाप के साथ साथ में उन्होंने जो पाप किया है उनकी सज़ा मिलेगी। और अगर मुझे अवसर मिला तो मैं तो आपके सामने ये भी कह सकता हूँ कि मैं उनके खिलाफ मुकदमा तक भी अगर दर्ज कराना पड़ा तो मुकदमा दर्ज करा कर भी जनता के पैसे का पाई का हिसाब लूँगा। तो सुभाष जी, 20 साल से तो अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के एमएलए काबिज हैं 20 साल से। तो क्या आपको लगता है कि इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह ये दोनों विधायक भी हैं, कहीं ना कहीं इनकी निष्क्रियता, इनकी लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, प्रशासन जब प्लान बनाता है ना, तो वो प्लान बनाकर अपने हिसाब से जब बैठकें होती है, बैठकों में रखकर वो निर्णय करा लेते हैं। हमें उन प्लान को स्टडी करने की ज़रूरत थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक ढंग से स्टडी नहीं हुई, उस कारण से उसमें चेंजेस नहीं हुए। और चेंजेस नहीं होने के कारण से ये जो आज आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जितना भी आप देख रहे हो, जिनका कि आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है, उनको तोड़ने का आदेश भी हुआ है, तो इसका कारण है कि उसमें ठीक से स्टडी नहीं होने के बाद भी जो निर्माण हो गया है
उसकी वजह से आज हमको ये नुकसान होने वाला है। जल निकास जो है अजमेर की एक बड़ी प्रॉब्लम है। बारिश जब भी होती है शहर खुद को बारूद के ढेर पर पाता है। अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा क्षेत्र आना सागर के जल निकास से प्रभावित होते हैं और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होती है तो अजमेर का जो निम्न आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा इसकी मार झेलता है। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो इन दोनों वर्गों को बचाने के लिए, इन दोनों वर्गों को राहत दिलाने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, अजमेर आना सागर झील का कैचमेंट एरिया में 24 तो नाडी बनी हुई है, 4 तालाब है और 2 एनिकेट बने हुए हैं। इन सब के बारे में मैंने कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है, उनको तरीका भी बताया है। जो नाडियाँ बनी हुई है उनको रिपेयर करें, उनको अच्छा करें तो वाटर सोर्सेज बढ़िया हो जाएगा। फैसागर को रिपेयर करें, फैसागर की स्टोर कैपेसिटी बढ़ाएं तो अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ में आना सागर की जो मलबा डाला गया है उसको साफ करें, इसको वाटर कैपेसिटी बढ़ा लें तो अच्छा हो जाएगा। साथ में मैंने कहा है कि जो रास्ते हैं उनको ठीक कर लें। और मैंने तो अभी माननीय कमिश्नर साहब को एक लेटर दे के आया हूँ कि साहब आना सागर से जो पानी अजमेर के जो उत्तर विधानसभा क्षेत्र के जो वार्ड हैं उनको जो तकलीफ दे रहा है, उसके साथ साथ में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो लो लेवल एरिया है वहाँ पानी बढ़ता है, उसके लिए भी तकलीफदायक है। तो उसके रास्ते को क्लियर कराने के अलावा मैंने कहा है कमिश्नर साहब को कि साहब इसका वैकल्पिक मार्ग भी पानी निकलने का हमें ढूंढना चाहिए, जो पूर्व में चोरसियावास तालाब के वहाँ से होता हुआ नहर से ये गोविंद यहाँ अपने किशनगढ़ के पास में श्री जी महाराज के वहाँ डैम बना हुआ है, वहाँ जाने का ये रास्ता है। उस रास्ते से इसको प्रॉपर ढंग से पानी को वहाँ ले जाना चाहिए, तो उस साइड के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पानी की सप्लाई हो जाएगी और इधर हम प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो इनमें तो बहुत कुछ काम प्लानिंग के साथ में काम करने की ज़रूरत है। देखिए, शहर में पानी में शहर है, बारिश आ रही है तो पानी में तो शहर है, लेकिन शहर में पानी नहीं है। पानी की किल्लत बनी हुई है। कई जो ऊंचे बस्ती इलाके हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, कम प्रेशर से पहुँच रहा है, पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, कई जगह से क्षतिग्रस्त है। आए दिन अगर आप अगर क्षेत्र का दौरा करें तो आपको कहीं ना कहीं पाइपलाइन फूटी होने की शिकायत मिल जाएगी। तो ऐसे में यदि आप विधायक बनते हैं तो लोगों की पेयजल की समस्या को कैसे दूर करेंगे? क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं 3-3, 4-4, 5-5 दिन में पानी आ रहा है और अजमेर में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पानी का टैंकर पहुंचता है तो लोगों में पानी भरने के लिए मारामारी मच जाती है। कई लोगों को घर के बाहर अगर वो ड्रम में पानी भर के भी रख रहे हैं तो ताला लगाना पड़ जाता है। तो ऐसे में इन लोगों की समस्या का आप कैसे समाधान करेंगे? मैं इसको दुर्भाग्य ही कहूँगा कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व बाद भी आज हम पानी के लिए रो रहे हैं। इसका सीधा सा कारण ये है कि हमारे पास में जो प्लानिंग हुई है वो प्लानिंग आज के 30 साल पहले की प्लानिंग है और उसके बाद हमने घर घर नल योजना के तहत कनेक्शन लगा दिए हैं। तो अब जब पानी हमारे पास कम है तो हम सप्लाई किस प्रकार से देंगे? तो हमारा तो ये कहना होगा कि हम एक और स्टोर टैंक बनाएंगे और जो पुरानी लाइनें हैं उनको चेंज करेंगे और उसके साथ साथ में कॉलोनी की जो पहले जो 10,000 कनेक्शन हुआ करते थे आज वो 20,000 कनेक्शन है। तो हम 20,000 कनेक्शन के साथ साथ में 30,000 कनेक्शन का प्लान करेंगे और प्लान करके उनको पानी डिस्ट्रीब्यूशन करने का पूरी योजनाबद्ध तरीके से पूरा का पूरा प्लान करके इस काम को कराएंगे। तब जाके अजमेर वासी पानी की समस्या से बच पाएगा। लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति बहुत बड़ी बात है कि हम क्या सोच रहे हैं, कराना क्या है, ये केवल चुनावी वादे नहीं रह जाएं। इसके लिए हमें ताकत के साथ में काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा और मांग करनी पड़ेगी कि हमारा ये काम होना ही चाहिए। आपको ये भी जानकारी होगी कि हमारे अजमेर के लिए द्वितीय चरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन आज वो 1,000 करोड़ रुपए भी हमको नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हम यहाँ बड़ी स्टोर टैंक बनाने वाले थे और हमारी लाइनों को चेंज करने वाले थे, वो भी नहीं हो पाया। तो हम तो ये कहेंगे कि ये अगर शीघ्र अतिशीघ्र हो तब जाकर हमारे अजमेर की जनता को 24 घंटे में एक बार तो 100% पानी मिल सके। उसके लिए मैंने कलेक्टर साहब को अभी कुछ दिनों पहले ही ज्ञापन में कहा है कि एक अजय सर या काजीपुरा की जो ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर एक स्टोर टैंक बने और एक टैंक ऑलरेडी हमारे पास 7 नंबर टैंक है। दोनों टैंक से दोनों विधानसभाओं में आप अगर प्रेशर से पानी देंगे तो मेरा विश्वास ही नहीं, दावा है कि तीसरी मंजिल पे पानी भी बिना टिल्लू पंप चलाए
पानी चला जाएगा और घर घर पानी हो जाएगा। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा और विधानसभा के अंदर अलग जगानी पड़ेगी कि हमारा अजमेर का हित अब हमको दिया जाए। देखिए, अजमेर से विधायक वासुदेव देवनानी जी जो हैं वो अपने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि इतने ज्ञापन वो दे चुके हैं, या तो फिर उनका प्रभाव कम माना जाए कि उनका प्रभाव कम है कि इतने ज्ञापन जनप्रतिनिधि एमएलए के तौर पर वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जनता की जो पेयजल की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। तो आप कहाँ तक नाकाम मानते हैं उनको? मैं इस बारे में ऐसा कहना चाहता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार की नीति और नीयत दोनों इस टाइप की है कि जो अपोजिशन के जो विधायक हैं उनकी बात कम से कम सुनो और कम से कम उनके निवारण करो। तो ये तो कांग्रेस सरकार का सोचना है, लेकिन देवनानी चूंकि 4 बार विधायक रह चुके हैं तो उनमें इतना तो सामर्थ्य और ताकत होना भी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात मानकर उस काम को करे, इतना सामर्थ्य उनमें होना चाहिए। तो अगर कहीं बात नहीं सुन रहे हैं तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो मतलब आपको लगता है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए? अगर ये तो प्रकृति का नियम है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो तिरछी करना ही पड़ेगा और उसके बाद में हमारा समाधान पूरा कराना पड़ेगा। सुभाष जी, कई समस्याएं अभी भी ऐसी बनी हुई हैं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जनता की कई समस्याएं हैं। अगर आप सड़कों की भी बात करें, सड़क, बिजली, पानी, ये हमारे ये कह लीजिए कि बहुत प्राचीन मुद्दे हो गए हैं और अभी भी चले आ रहे हैं। लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इन मुद्दों के अलावा आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में और कौन से नए मुद्दे शामिल करेंगे? ये जो आपने चारों बातें बताई है ना, ये तो एक जनरल बात है, इसके बारे में तो बात चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। अजमेर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेवलप सिटी बनाने के लिए हमको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। अब उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आपको यहाँ पे एक रिंग रोड बनानी रहेगी, यहाँ पर एक पानी का टैंक जो स्टोरेज टैंक रहेगा जिसमें पानी सप्लाई ठीक से हो जाए, यहाँ रोजगार के साधन डेवलप करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री एरिया डेवलप करने पड़ेंगे, एजुकेशन हब बनाना पड़ेगा, मेडिकल हब बनाना पड़ेगा और इनके साथ साथ में गरीब लोगों को हाथ को काम कैसे मिले। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज पहाड़ी हमारे लिए वरदान हो सकती है। अगर हमारे इन पहाड़ियों पे अगर लेके चलें तो चामुंडा माता का मंदिर, बाबा भैरव बाबा का मंदिर, इधर गढ़ गणेश का मंदिर, इधर नागपाड़ की ऐसी प्रतिभा है कि पूरा विश्व इस बात को जानता है कि नागपाड़ का क्या महत्व है। ऐसी जगह को पर्यटन के लिए डेवलप करने के लिए फॉरेस्ट से इसको निकलाकर और यहाँ पर पैसा बजट लगाकर और इनको सारा डेवलपमेंट करके और इसको एक कॉरिडोर टाइप से डेवलप करके और हम इसका विकास की ओर आगे लेके जाएंगे। और साथ साथ में रोडों की जो साइज है उनको ठीक करने के लिए डामर रोड और कंस्ट्रक्शन के बीच में जितने भी हैं उनमें ब्लॉक लगाकर सुंदर बनाई जाए। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, जब यहाँ गौरव गोयल जी कलेक्टर साहब थे तब मैंने उनको ज्ञापन दिया था कि साहब ये जो गीले सूखे का मैंने उनको बताया था, उसके बाद में मैंने उनको एक बात की थी, जितने भी नल आ रहे हैं ये नाली के बीच में से निकल रहे हैं और पानी के साथ कचरा आता है, वहाँ रुक जाता है और ओवरफ्लो हो जाता है, रोड पे पानी आता है, तो उनको रैंप के साथ निकालना, छोटे छोटे काम कराने हैं, उसके साथ में बड़े काम करने हैं, तब जाके अजमेर में अपन जो आपकी कल्पना है, जो सोच है, उस सोच को लेकर हम सोच तक पहुँच पाएंगे। अजमेर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो कई बार जंगली पशु जो हैं, वाइल्ड एनिमल्स, तो ये भी कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि जंगली पशु जो हैं ये रिहायशी इलाके में ना आए और इसके साथ साथ यहाँ पर्यावरण को पुनः विकसित करने की, क्योंकि पर्यावरण में काफ़ी क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो यहाँ इसको वापस से डेवलप करने के लिए आपकी कवायद क्या होगी? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये हमारा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में तो जीव जंतु रहेंगे ही। हमारी ये धारणा है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुका है उस कंस्ट्रक्शन के बाद में जहाँ भी हमें जगह मिल रही है वहाँ पर बड़ी फेंसिंग लाइन खींचनी चाहिए और उस फेंसिंग से जिससे क्या होगा, अतिक्रमण नहीं होगा और साथ साथ में हमारे जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे और वहाँ उन्हीं के लिए खाने पीने और पानी की व्यवस्था ऑलरेडी है, भगवान करता है, वो रहेगी तो जीव जंतु
हमारे इसमें जंगली जानवर शहरी क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे। अजमेर में जो आप बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो पट्टा वितरण किया जा रहा है, सरकार की प्रशासन शहरों के संग योजना चलाई जा रही है, एडीए नगर निगम पट्टे वितरित करें, लेकिन कहीं ना कहीं इन पट्टों को वितरित करने में भी कई सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। जनता काफ़ी परेशान हो रही है। जिन लोगों को पट्टे स्वीकृत किए जाने हैं, फाइल तैयार होने के बावजूद भी कई जगह ऐसा देखा जा रहा है कि फाइल तैयार है लेकिन लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस समस्या का क्या समाधान करेंगे आप? देखिए, सरकार ने तो 2021 में प्रपत्र जारी कर दिए कि हमें जो भी क्षेत्र में 60% वर्क कंस्ट्रक्शन हो गया उसको 100 मोटो आबादी डिक्लेयर करके और संबंधित उनकी एजेंसीज है वो उनका पट्टे जारी करें। तो अभी स्थिति ये है कि इनके सर्वे नहीं हुए, लेआउट नहीं बना और ये पट्टे नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ने यहाँ तक भी कहा है, सरकार की झूठी घोषणाएं हैं कि अगर योजना क्षेत्र में भी सरकारी ज़मीन पे अगर कंस्ट्रक्शन हो गया है तो उसको पट्टा दे दिया जाए। योजना क्षेत्र के बाहर अगर सरकारी ज़मीन है तो उनको 69 के तहत पट्टा दे दिया जाए। निगम क्षेत्र में जितने भी कंस्ट्रक्शन हो गए हैं उस ज़मीनों को भी आप 100 मोटो आबादी डिक्लेयर करके और निगम को ट्रांसफ़र करें, जिससे कि 69A के तहत उनको पट्टे दे दिए जाएं। और यहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की जितनी कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों को भी आपने अगर 60% से ज़्यादा आबादी क्षेत्र हो गया है तो उनको 100 मोटो आप उनको आबादी डिक्लेयर करके और ग्राम पंचायत को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे कि वो पट्टे दे दिए जाएं। यहाँ तक अगर वन भूमि में भी स्थायी निर्माण बन गया है, हटाने की स्थिति में नहीं है, तो सर्कुलर जारी हुआ है कि उन्हें प्रपोजल बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा जाए, जिससे कि वो उनको रेगुलाइज करेंगे। सेम स्थितियां चारागाह भूमि के लिए भी प्रपत्र निकाला इन्होंने कि चारागाह भूमि भी अगर उसमें निर्माण हो गया है तो वो भी आप उसको सिवाइचक दर्ज करके उसको आप आबादी में आप ट्रांसफ़र कर दें, जिससे कि उनको पट्टे मिल जाएंगे। और उनके कन्वर्जन, उनका जो लैंड कन्वर्जन है, लैंड डाइवर्शंस करने की बात कही है उन्होंने कि चारागाह को हम उसकी जगह दूसरी सिवाइचक ज़मीन दे देंगे, लेकिन जिनके कंस्ट्रक्शन हो गए उनको पट्टे दे दिए जाएं। लेकिन आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं जनता को कि ऑनेस्टली से एक भी प्रपोजल इन्होंने अभी तक वन क्षेत्र का जयपुर नहीं भेजा, चारागाह भूमि का इन्होंने एक भी नहीं किया। योजना क्षेत्र के अंदर सिवाइचक जो ज़मीन थी एडीए की योजना क्षेत्र में, इन्होंने सरकारी ज़मीन का कोई पट्टा नहीं दिया। ग्रामीण क्षेत्र में 60% से अबव जो बने हुए हैं उनको 69 के तहत इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं की। इनकी जहाँ प्लानिंग की हुई है उस प्लानिंग में भी अगर कोई सिवाइचक पे बना हुआ है उसको भी पट्टा देने की बात थी, इन्होंने कोई पट्टे नहीं दिए। ये जो टारगेट ये बता रहे हैं, ये टारगेट मात्र जो रेगुलर पट्टे दिए जाते हैं, जो कॉलोनियाँ काट रहे हैं या जिनके ऑलरेडी मकान बने हुए हैं, उन मकानों के पट्टे का लेखा जोखा बताकर ये कह रहे हैं कि हमने पट्टे दे दिए हैं, जबकि जो इनको काम करना था उसमें इन्होंने 5% भी काम नहीं किया है। जनता त्रस्त है, फाइलें लगा रही है, परेशान हो रही है। भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि आप कितने रुपए मांग ले कोई भी व्यक्ति, कोई बड़ी बात नहीं, और व्यक्ति दुखी हो रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। आने वाले समय में इसको विधिवत कराकर मैं सबको पट्टे दिलाने के लिए एकजुट होकर ताकत के साथ में काम करूंगा। और पिछले 2 साल से कर रहा हूं, ज्ञापन के माध्यम से एडीए में जाकर के, कलेक्टर साहब से मिलके, शिविर में बैठकर, पर ये लोगों के कान में ये जूं भी नहीं रेंग रही है। इसलिए मैं अब आने वाले समय में एक बड़ा एजेंडा कर इस पट्टे दिलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। ये थी खास बातचीत सुभाष काबरा जी के साथ में, जो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि सुभाष जी का विज़न जो है वो काफ़ी विस्तृत है। इन्होंने शहर के हर एक मुद्दे के बारे में गहरा अध्ययन किया है, गहरी जांच की है, और उसके बाद में इन्होंने अपना विज़न जनता के सामने प्रस्तुत किया है। तो मैं मनीषा शर्मा, द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ।